दोस्तों नमस्कार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कितने दिन के मेहमान हैं, क्या कोई बता सकता है? अजीत पवार एनसीपी तोड़कर निकले हैं और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। वह खुद कितने दिनों के मेहमान हैं, क्या कोई बता सकता है? शरद पवार एनसीपी बनाई, खड़ी की और अपनी पहचान राष्ट्रीय तौर पर खड़ी कर दी। आज वो अपने राज्य में ही दोबारा से पैदल चलने को मजबूर हैं। तो जब वो महाराष्ट्र को नापेंगे तो दोबारा एनसीपी कितने दिनों में खड़ी हो पाएगी, क्या कोई भी बतला सकता है? कांग्रेस और शिवसेना जो बटी हुई है उद्धव ठाकरे के पास, यह दोनों शरद पवार के साथ अगर पैदल चलते हैं तो क्या राजनीतिक तौर पर दोबारा से इस गठबंधन को जीवन मिल जाएगा, क्या कोई भी बता सकता है? और यह समूचा दांव बीजेपी ने जो सोचकर चला है कि जिस तरीके से 2019 के लोकसभा चुनाव में जितनी सीटों पर लड़े 90% पर जीत मिल गई और वो दोबारा परिस्थिति लाने के लिए अजीत पवार भी ले आए और शिवसेना को भी तोड़ दिया, तो अब कोई सामने बचा ही नहीं है। तो क्या वाकई सब कुछ उसके अनुकूल है? कोई कह सकता है? शायद कोई नहीं कह सकता है, लेकिन ये सारी चीजें धीरे धीरे महाराष्ट्र की राजनीति में होनी है और उसके लिए पहल शुरू हो चली है। शुरुआती पहल एकनाथ शिंदे के अपने विधायकों के बीच से निकली है, जहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम तो निकले थे पूरी रोटी खाने और उस पूरी रोटी में एक हिस्सा बीजेपी ने ले लिया, बची थी आधी रोटी। लेकिन अब उस आधी रोटी तो दूर की बात है, तमाम मलाई और पूरी रोटी खाने की स्थिति में अजीत पवार आकर सामने खड़े हो चले हैं। उन्होंने मंशा भी जाहिर कर दी, बहुत कुछ करना चाहता हूं और मुख्यमंत्री पद भी चाहता हूं। कल तक जिक्र से वित्त मंत्रालय का था, बात अब आगे बढ़ रही है। और सियासी तौर पर अगर बीजेपी की इन चालों को समझें तो उसे एकनाथ शिंदे की क्यों जरूरत है, या फिर एकनाथ शिंदे के साथ जिन 16 विधायकों का जिक्र सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है, क्या अब उस पर फैसला वाकई आने वाला है? और अगर वो सारे के सारे अयोग्य घोषित हो जाएंगे तो एक झटके में जो शिवसेना नई बनी है 40 विधायकों को लेकर, यानी 2/3 विधायकों को लेकर, वह तो धराशायी हो जाएगी। तो फिर उद्धव ठाकरे के पास ये सभी लौट जाएंगे या फिर क्या करेंगे? या फिर इन तमाम परिस्थितियों के बीच बीजेपी ने नया आकलन शुरू कर दिया है, क्यों नहीं जब तक फैसला आता है और जब तक परिस्थितियां पनपती हैं उस दौर में आकर चुनाव दोबारा महाराष्ट्र में करा दिया जाए, या खुद एकनाथ शिंदे इस दिशा में बढ़ चले? क्या वाकई ऐसी स्थिति भी आ सकती है? ये सारे सवाल हैं, लेकिन इन सवालों के बीच का दो सच सबसे महत्वपूर्ण है। पहला सच तो यह है कि एकनाथ शिंदे के साथ जो 40 विधायक निकल कर आए, अब उनकी हथेली खाली है। उन्हें पता चल चुका है कि महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार जिस तरीके से वोट को साध सकते हैं, उसमें एकनाथ शिंदे की मौजूदगी वोटों को साध पाने की है नहीं। और महाराष्ट्र की राजनीति का दूसरा सच यह है कि अजीत पवार को लेकर तो आ गए, लेकिन अगर महाराष्ट्र की राजनीतिक हकीकत को समझें तो बीजेपी को कहीं ज्यादा जरूरत बटी हुई शिवसेना की है। क्योंकि जिस लिहाज से वोट बैंक महाराष्ट्र के भीतर बटा, चाहे वो विधानसभा के चुनाव को परखिए या लोकसभा के चुनाव को परखिए, शिवसेना अगर साथ खड़ी रहती है बीजेपी के तो बीजेपी को लाभालाभ होता है। लेकिन अगर शिवसेना नहीं खड़ी है तो किस तरीके से बीजेपी का अपना वोट बैंक भी खिसकता है, और जिस वोट बैंक के आश्रय वह इन तमाम सीटों पर जीतती हासिल करते हुए 105 सीट अगर विधानसभा में और लोकसभा में 25 कैंडिडेट खड़ा करती है और 23 पर जीत जाती है, ऐसी परिस्थिति दोबारा आ नहीं पाएगी। क्योंकि अपने तौर पर एनसीपी भी बट गई और एक तरफ शरद पवार हैं जो बता रहे हैं मेरी बगावत का मतलब था खुद मैं पार्टी बनाता था, और अजीत पवार को यानी भतीजों को कहते हैं तुम्हारी बगावत का मतलब है हमारी तस्वीर भी चाहते हो और हमारी पार्टी भी चाहते हो, हमारा सिंबल भी चाहते हो। ठीक उसी तर्ज पर जिस तर्ज पर एकनाथ शिंदे निकले थे। तो क्या यह पूरा का पूरा दांव बीजेपी को कहीं भारी तो नहीं पड़ गया? भारी मत कहिए, उल्टा तो नहीं पड़ गया?
हमें लगता है कुछ चुनावी आंकड़े, कुछ वैचारिक सवाल और कुछ राजनीतिक जमीनी हकीकत, इन तीनों परिस्थितियों को मिला दीजिए और उसके बाद जरा सोचना शुरू कीजिए। विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को 1,41,00,000 वोट मिले थे और शिवसेना को तकरीबन 90 लाख वोट मिले थे। तभी ऐसी स्थिति थी जहां पर एनसीपी और कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही थी। लेकिन एनसीपी को भी वोट जो मिले थे 92 लाख मिले थे और कांग्रेस को मिले थे 87 लाख। यानी एक लिहाज से सोचिए तो इन तीनों का एक साथ होना यकीनी तौर पर बीजेपी के लिए तो खतरे की घंटी थी। तो बीजेपी ने चाल आपको लगेगा सही चली, जहां पर एनसीपी को तोड़ डाला या अजीत पवार के सामने कुर्सी रख दी और उसके बाद चीजें उसके अनुकूल हो गई। लेकिन जब आप उसके भीतर जाएंगे तो कुछ सवाल आपको बेचैन कर देंगे। मुंबई में क्या होगा, ठाणे में क्या होगा, कोंकण में क्या होगा, औरंगाबाद में क्या होगा, उस्मानाबाद में क्या होगा, उन तमाम जगहों पर क्या होगा जहां पर बीजेपी को अगर शिवसेना के वोट ना मिलते तो क्या वो वाकई 75 का आंकड़ा पार कर पाती? नहीं कर पाती। और अगर एनसीपी भी बटी हुई है और एनसीपी की पहचान वहां के साहब, दिल्ली के साहिब अलग हैं, वहां पर साहब अलग हैं, तो वहां के साहब और दिल्ली के साहिब यानी वहां पर पवार और यहां पर मोदी दोनों अपनी ठसक के साथ राजनीति को चलाते हैं, अपने इर्द गिर्द ताना बाना बुनते हैं, खुद को सबसे कद्दावर के तौर पर खड़ा करते हैं और समूची पार्टी को उसमें झोंक देते हैं। यह काम बीजेपी ने किया, यही काम अभी तक एनसीपी करती चली आई। इसीलिए अजीत पवार को लगा कि हमारा तो राजनीतिक तौर पर बहुत शोषण हुआ है और आज भाषण देते देते वक्त ना जाने उन्होंने कितने तरीके के कसीदे को गढ़ डाला। लेकिन एक क्षण के लिए उस राजनीतिक जमीन को अब पकड़ने की कोशिश कीजिए जहां पर लोकसभा में 25 उम्मीदवार बीजेपी के खड़े होते हैं, 27% वोट मिलता है, 23 सीटें वो जीत लेती है। लेकिन अगर शिवसेना साथ में ना हो तो ये 23 सीट एक झटके में लगभग 14 सीट पर आकर खड़ी हो जाएगी, यानी 9 सीट डामाडोल हो जाएगी। दूसरी तरफ शिवसेना 23 कैंडिडेट को खड़ा करती है और 18 सीटों पर जीत जाती है। लेकिन इन 18 सीटों पर अगर बीजेपी का साथ ना हो तो वह एक झटके में 11 सीट पर आ जाएगी, यानी 7 सीट उसके हाथ से भी गए। और एनसीपी ने तो सिर्फ 4 सीट जीती थी, 19 उम्मीदवारों को खड़ा किया, और कांग्रेस ने तो एक ही सीट जीती थी, 25 उम्मीदवारों को खड़ा किया। लेकिन जब आप वोट के परसेंटेज में चले जाते हैं तो पता चलता है कि एनसीपी और कांग्रेस दोनों मिलकर भी लगभग 32% होते हैं। यह अलग मसला है कि 50% का आंकड़ा बीजेपी और शिवसेना साथ में ले आती है। यहां पर आपके जहन में सवाल होगा कि शिवसेना हटा दीजिए, यानी एकनाथ शिंदे ना रहे, लेकिन एनसीपी तो आ गई, वह भी अजीत पवार के जरिए, जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जीत जाते हैं लेकिन कितनों को जिता पाते हैं। यह अगर शरद पवार को माइनस कर दीजिए तो फिर क्या बारामती और क्या पुणे का इलाका या क्या मराठवाड़ा का इलाका, तमाम जगहों पर जो मौजूदा एनसीपी है उसके पांव में छाले पड़ जाएंगे चुनाव जीतने के लिए। शायद इसीलिए अब आप समझिए इसके बेसिक परिस्थिति को कि क्यों जिस दाव को खेल लिया गया बीजेपी के जरिए या अमित शाह ने जो चौसर बिछाई और पासा फेंक दिया, उसमें पहला पासा तो ठीक पड़ा था जब एकनाथ शिंदे का था, लेकिन उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने यह जब मुहर लगा दी, यह गैर कानूनी सरकार है, राज्यपाल की भूमिका पूरे तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल रही, यानी गैर संवैधानिक रही। बावजूद इसके उन्हीं की अगुवाई के वक्त में उसी दौर में एनसीपी टूटी और उसी रास्ते चलने को मजबूर हुई। यह अलग बात है, अभी तक राज्यपाल ने चुप्पी साध रखी है। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जो 16 विधायक जो एकनाथ शिंदे के साथ आए हैं, इन पे दल बदल कानून लागू होगा या नहीं होगा, वह भी आने वाला है और उसके आते ही परिस्थिति पलट सकती है। और अगर परिस्थिति पलट सकती है तो बीजेपी यह सोच सकती है कि दलिए अजीत पवार तो आ गए, या उसने सोच रखा है कि अजीत पवार को तो लाना था सरकार बचाने के लिए, क्योंकि सरकार पास में रहेगी तो कुछ भी कर सकते हैं राज्य के भीतर, यानी जिस रिमोट को चाहिए उस रिमोट में कोई भी प्यादा रहे, उस प्यादे को बदल डालिए, दूसरा प्यादा आ जाएगा, रिमोट अपने पास रखिए। इस परिस्थिति में सरकार महाराष्ट्र की चल रही है
और आने वाले वक्त में भी क्या चलेगी? यह सवाल इसलिए अब बड़ा हो चला है क्योंकि एक झटके में चुनावी हकीकत में बीएमसी का चुनाव नहीं कराया गया, जो महीनों महीनों लेट हो गया। तकरीबन 8 महीने से ज्यादा तो यूं ही लेट हो गया है। चुनाव दर चुनाव रुके हुए हैं क्योंकि संवेदनाएं और भावनाएं इस दौर में उद्धव ठाकरे के साथ शिवसेना को लेकर चली, क्योंकि एकनाथ शिंदे पिता को भी ले उड़े, पार्टी भी ले उड़े, सिंबल भी खत्म कर दिया। उसी अंदाज में शरद पवार का नाम, शरद पवार का चेहरा, शरद पवार की पार्टी, शरद पवार का सिंबल अजीत पवार उसी तर्ज पर ले जाना चाहते हैं। लेकिन क्या अजीत पवार एकनाथ शिंदे हो सकते हैं, या एकनाथ शिंदे अपने तौर पर अजीत पवार हैं? जी नहीं, दोनों नहीं है। दोनों अपनी अपनी जगहों पर सिवाय प्यादे के कुछ भी नहीं है। तो अगर प्यादों का खेल समझना है तो अब आइए उस राजनीतिक जमीन पर जहां पर बीजेपी और शिवसेना, खास तौर से मुंबई की 36 सीट, उस 36 में से 30 सीटों पर बीजेपी शिवसेना ने कब्जा किया। हम विधानसभा का जिक्र कर रहे हैं। 16 सीट बीजेपी ने जीती, 14 सीट शिवसेना ने जीती, और उससे सटा हुआ ठाणे का इलाका है और उसके बाद कोंकण का इलाका। ये 3-4 जगह जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ठाणे और कोंकण में 39 सीटें हैं जहां पर बीजेपी 11 सीट जीतती है, शिवसेना 15 सीट जीतती है। यानी इन 75 सीटों पर मुंबई, ठाणे, कोंकण की बीजेपी 27 सीट जीतती है और शिवसेना 29 सीट जीतती है। लेकिन दोनों को ही आप जैसे ही बांट दीजिएगा और उसमें अगर एक घालमेल आप कर दीजिए कि साकाल के सर्वे को जोड़ दीजिए, जहां पर जितना परसेंट वोट मिल रहा है बीजेपी को, जितना शिवसेना उद्धव ठाकरे को, जितना इस दौर में कांग्रेस को, जितना इस दौर में एनसीपी यानी शरद पवार को, उस हिस्से में आइएगा तो मुंबई के भीतर बीजेपी 16 से निकलकर 9 सीट पर आती है और शिवसेना 14 से निकलकर 7 सीट पर आती है। यह एक परिस्थिति है। और कोंकण और ठाणे के इलाके में जो 11 सीट बीजेपी ने जीती है, वहां पर वह एक झटके में 3 सीट पर आ जाएगी। शिवसेना 15 से घटकर लगभग 11 सीट पर ही आ पाएगी। घाटा किसको हो रहा है, नुकसान किसे हो रहा है? खास तौर से महाराष्ट्र के उन इलाकों में जहां पर मुस्लिमों की तादाद ज्यादा है, और मुस्लिम और हिंदू कहने के वक्त वोट कहां बंटता है, वो बीजेपी के हक में जाता है। महाराष्ट्र की राजनीति में वह शिवसेना के हक में जाता है और उसकी पहचान औरंगाबाद और उस्मानाबाद खास तौर से है। यहां की सीटों को परखिएगा तो क्यों यहां पर ज्यादातर सीटें शिवसेना जीत जाती है? क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने जिस शिवसेना को खड़ा किया वो सीधे तौर पर मुस्लिमों को काउंटर करने की परिस्थिति में थी। और शायद यही बात अपने तौर पर आज उठी जब प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि हम शिवसेना के साथ जा सकते हैं तो बीजेपी के साथ क्यों नहीं जा सकते हैं। और इसका जवाब शरद पवार की तरफ से आया, शिवसेना को तोड़ा गया, सत्ता से बेदखल किया गया, और जिसने किया उसने इस देश के भीतर में संविधान को बेदखल कर दिया है। उसके खिलाफ लड़ना है तो मैं बीजेपी के साथ नहीं जा सकता हूं। आप जा रहे हैं तो चले जाइए। लेकिन यहां पर शरद पवार का वह प्लान क्या महाप्लान था या मास्टर स्ट्रोक था, या मास्टर प्लान पे वो काम कर रहे थे जहां पर जब जो भी ईडी के दायरे में फंसा है वो अगर बीजेपी के साथ चला जाएगा तो फिर कोई भी दाग शरद पवार पर तो नहीं लगेगा। यानी शरद पवार अपने तौर पर क्या पाक साफ हो गए, या उन्होंने मान लिया कि जो भी दागदार था वह तो चला गया बीजेपी के साथ। यह पहली स्थिति है उस करप्शन के दायरे की राजनीति को लेकर जहां पर हर कोई पूछ रहा है कौन करप्ट नहीं है, और जो करप्ट है और जिसका नाम प्रधानमंत्री की जुबान पर आ गया और उन्हीं को जब साथ ले लिया गया तो जो बचे हैं उनको तो घेरा जा रहा था राजनीतिक तौर पर। यह कहने से अब कौन चुकेगा? तो महाराष्ट्र की राजनीति एक दिलचस्प नहीं, एक गंभीर मोड़ पर खड़ी है। इसलिए क्योंकि मराठी मानुष की राजनीति जो शिवसेना ने की, मराठा राजनीति जो एनसीपी ने की, और कांग्रेस के वोट बैंक इस दौर में छिटकते चले गए। बीजेपी ने धीरे धीरे वहां पर पहल की तो शिवसेना के कांधे पर बैठकर की, और शिवसेना के जरिए अपनी राजनीतिक जमी को मजबूत करना शुरू किया। तो जरा प्रांत दर प्रांत जब आप 6-7 हिस्सों में महाराष्ट्र को बांट के देखना शुरू करेंगे, मसलन मुंबई की 36 सीट बीजेपी को वोट मिलते हैं तकरीबन 12.5 लाख, शिवसेना को वोट मिलते हैं तकरीबन 10 लाख।
बीजेपी 16 सीट पर, शिवसेना 14 सीट पर, बाकी किसी की हैसियत नहीं, क्योंकि ये मुंबई है और मुंबई को शिवसेना के जरिए पहचान मिली। शिवसेना के वोट खत्म होते ही बीजेपी धड़ाम से नीचे आती है। उसके बाद आइए पश्चिम महाराष्ट्र का इलाका, जहां पर 70 सीटें हैं और यहां पर मुकाबला किसी और से नहीं, उस एनसीपी से है जिस एनसीपी को तोड़ा है बीजेपी ने, क्योंकि 70 में से 20 सीट बीजेपी के पास और 27 सीट एनसीपी के साथ, और एनसीपी को वोट यहां पर 30 लाख मिले तो बीजेपी को 20 लाख मिले, यानी शिवसेना साथ थी तब 20 लाख मिले। वोट का ट्रांसफर हुआ मराठवाड़ा पश्चिम महाराष्ट्र में, उस रूप में शिवसेना की पहुंच पकड़ नहीं, वहां पर बीजेपी ने अपनी बिसात शिवसेना के जरिए बिछाने की शुरुआत भी की थी। तो अगर वह वोट बैंक कम हो जाता और दूसरी तरफ एनसीपी और कांग्रेस को भी लगभग 16 लाख वोट मिले थे, हालांकि सीट उसने 12 जीती थी। तो पश्चिम महाराष्ट्र के भीतर में शरद पवार अब खुले तौर पर बीजेपी को टक्कर देने को तैयार हैं, या फिर अजीत पवार क्या शरद पवार को टक्कर दे पाएंगे, यह सवाल किसी को पचेगा नहीं। तो पश्चिम महाराष्ट्र में नुकसान, मुंबई के भीतर नुकसान। मराठवाड़ा में जब आपकी एंट्री होती है तो वहां पर बीजेपी और शिवसेना का ज्यादा प्रभाव है, क्योंकि वहां की 46 में से 28 सीट इन्हीं दोनों के पास है। लेकिन फिर वही सवाल, शिवसेना के अगर वोट बैंक को आप माइनस करते हैं और एकनाथ शिंदे की जो पहुंच और पकड़ है वो ठाणे और कोंकण के इलाके में है, जहां पर आनंद दीगे जो खास तौर से ठाणे के नेता के तौर पर पहचानती और एक वक्त समानांतर राजनीति व बाल ठाकरे के समानांतर खड़े होने की स्थिति में आ रहे थे, तब उस दौर में उनकी मौत हुई थी, हत्या हुई थी, यह भी एक अलग सवाल है। लेकिन ठाणे और कोंकण की 39 सीटों में से शिवसेना के पास 15 सीट है और बीजेपी के पास 11 सीट है। लेकिन जैसे ही दोनों बंटते हैं, और इन सब में अगर एनसीपी का छौंक भी आप लगा देते हैं कि वह भी बंट गई है, जिसके पास तकरीबन 5 सीटें हैं और उसको लगभग बहुत कम वोट मिले थे, हालांकि 4.5 लाख वोट मिले थे एनसीपी को, दूसरी तरफ शिवसेना को लगभग 11.5 लाख मिले थे बीजेपी को। उस हिसाब से अगर परखिएगा और अब आप किश्तों में चीजों को बांटिएगा तो आपके सामने एक सवाल अचानक खड़ा हो जाएगा, अजीत पवार से ज्यादा जरूरत तो एकनाथ शिंदे की है, और एकनाथ शिंदे अगर वापस लौट जाते हैं या शिवसेना फिर से एकजुट हो जाती है तो बीजेपी का समूचा खेल धराशायी हो जाएगा। अजीत पवार अगर लौट जाते हैं तो खेल धराशायी नहीं होगा, लेकिन एकनाथ शिंदे लौट जाते हैं तो खेल धराशायी हो जाएगा। और एकनाथ शिंदे अगर तमाम मंत्रालयों पर बैठे रहते हैं जिसको अजीत पवार चाहते हैं, और अगर अजीत पवार को उतने मंत्रालय और उतने महत्वपूर्ण मंत्रालय नहीं दिए जाते हैं तो एक झटके में अजीत पवार को ज्यादा घुटन इस बीजेपी की सरकार और एकनाथ शिंदे की सरकार में होने लगेगी, जो कि इससे पहले शरद पवार के साथ हो रही थी, उससे भी ज्यादा, क्योंकि मिला कुछ नहीं। और जैसे ही मिलता है वैसे ही एकनाथ शिंदे की सौदेबाजी का दायरा इसलिए बड़ा है क्योंकि जिस हिंदुत्व के वोट बैंक पर बीजेपी महाराष्ट्र के भीतर राजनीति को साधना चाहती है, अगर वो काउंटर में शिवसेना के जरिए एकजुट हो जाता है तो इस वक्त की जो पहचान जिसका जिक्र हमने शुरू में किया, 30 सीटें लगभग एक झटके में बीजेपी की कम हो जाएगी। और इसीलिए शिवसेना ने नाता तोड़ा था बीजेपी से जब चुनाव के परिणाम आए थे, क्योंकि बीजेपी के वोट शिफ्ट नहीं हुए थे। तो जितनी सीटों पर जीतती है शिवसेना, उसकी सीटों में जो कमी होती है वो 11 सीट की होती है, और दूसरी तरफ 30 सीट सीधे सीधे बीजेपी के कम होते हैं। इसका लाभ किसको मिलेगा, शरद पवार को या अजीत पवार को? अजीत पवार तो उन्हीं के साथ खड़े हैं, तो क्या अजीत पवार अपनी सीट बचाते हुए उनके वोट को ट्रांसफर करा पाएंगे? मुश्किल सवाल है। लेकिन दूसरी तरफ क्या वोट ट्रांसफर होंगे जब अल्टरनेटिव तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति और सियासत में दोबारा से शरद पवार और कांग्रेस को लोग देखने लगेंगे? हो सकता है। अगर इस हो सकता और नहीं होने की परिस्थिति के बीच एक क्षण के लिए और खड़े होइए तो हम आपको विदर्भ लिए चलते हैं। वहां की 62 सीटों में से 29 सीट सबसे ज्यादा बीजेपी ने जीती और कांग्रेस और एनसीपी के पास 21 सीट आई कुल मिला के। शिवसेना ने सिर्फ 4 सीटें जीती थी, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है विदर्भ के भीतर में जो किसानों की स्थिति है,
जो मजदूरों की स्थिति है, जो गरीबों की स्थिति है, जो आदिवासियों की इलाके की, खासतौर से जो गढ़चिरौली और चंद्रपुर का इलाका जो ट्राइबल्स बेल्ट है, उन तमाम परिस्थिति में एक झटके में जो सवाल मौजूदा वक्त में अगर एनसीपी साथ खड़ी ना होती है तो वहां पर भी विदर्भ में भी बीजेपी को तब और बड़ा झटका लग रहा है जब नागपुर उस विदर्भ में आता है, नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस नागपुर से आते हैं। तो क्या एक ऐसी परिस्थिति बन रही है जिसमें 3 दायरों में बीजेपी फंस गई है। पहला दायरा बहुत साफ तौर पर है शिवसेना का, वो क्या करे जो एकनाथ शिंदे की है। दूसरा दायरा एनसीपी का है जिसमें अजीत पवार को सब कुछ सौंपें और कुछ भी रिटर्न में ना मिले तो क्या होगा। और तीसरी परिस्थिति बीजेपी के अपने परिस्थितियों को लेकर है, जहां पर पहली बार बीजेपी के भीतर का कार्यकर्ता हो या साथ में खड़ा हुआ संघ का स्वयंसेवक हो, यह सवाल उठा रहा है कि दरअसल किस करप्शन के साथ खड़े हैं और किस करप्शन से लड़ रहे हैं, किस डेवलपमेंट के साथ खड़े हैं और किस प्रोजेक्ट को महाराष्ट्र से आप गुजरात ले जाते हैं। और इन दोनों तीनों परिस्थिति के बीच में बीजेपी को मिला क्या है। अगर वो जातीय समीकरण के आधार पर राजनीति साधने निकली है तो बीजेपी की हथेली महाराष्ट्र में खाली पड़ी है। अगर वो सांप्रदायिक तौर पर वोटों का ध्रुवीकरण करने की दिशा में बढ़ना चाहती है तो फिर उद्धव ठाकरे दूसरी तरफ अगर खड़े हैं तो फिर उसकी हथेली खाली है। तो मिला क्या बीजेपी को। और जिस हड़बड़ाहट में या जिस घबराहट में इस दौर में देश की राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जिस जिस बिसात को बिछाकर जिस जिस प्यादे को आगे करना चाहते हैं और हर वजीर को प्यादा बनाकर अपने अनुकूल करना चाहते हैं, सारे दांव उल्टे तो नहीं पड़ रहे हैं। क्योंकि अगर ये उल्टे पड़ रहे हैं तो जरा कल्पना कीजिए कि अनिल देशमुख जो गृह मंत्री थे महाराष्ट्र में जब सरकार शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की थी, वो अब अगर बाहर निकलकर कहते हैं मेरे पास भी ऑप्शन था, जेल नहीं जाना था तो इनके साथ खड़ा हो जाता। इस दौर में भी शरद पवार ने कह दिया ये वही लोग हैं जिनको ईडी ने दायरे में लिया हुआ है, इनको डर लगता है, किसी की संपत्ति जब्त है 4,000 करोड़ से ज्यादा की मुंबई के भीतर, तो किसी का कोऑपरेटिव के भीतर गड़बड़ी है। ये लोग डरते हैं, लड़ते नहीं हैं। तो क्या महाराष्ट्र की राजनीति के जो 3 मंत्र निकल कर आ रहे हैं वो तीनों मंत्र चाहे अनचाहे पहली बार उस बीजेपी को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं जिसने तमाम बड़े बड़े वजीरों को प्यादा बना दिया, पवार के परिवार के बीच में लकीर खींच दी, उद्धव ठाकरे परिवार को पूरे तरीके से राजनीति के तमाम हक और अधिकार से वंचित कर दिया। वह बीजेपी संकट में महाराष्ट्र के भीतर और इसलिए यह कदम उठा रही है। शायद हां और शायद नहीं। दोनों परिस्थिति को अगर परखिएगा तो 3 बातों पे हमेशा गौर रखिएगा। पहली बात, विधानसभा के भीतर इस जोड़ तोड़ की राजनीति में सत्ता नहीं मिलेगी। लोकसभा के मद्देनजर जो सीटें जीती थी जिसमें 25 में से 23 सीट बीजेपी जीत गई और साफ खड़ी शिवसेना को 23 में से 18 सीटों पर जीत मिल गई, यह परिस्थिति 50% के नीचे लाकर खड़े करने की स्थिति में आ चुकी है। और तीसरी परिस्थिति है कि आखिर में बीजेपी सत्ता बचाने की लड़ाई में सत्ता गंवाने के चालों को क्यों चल रही है, यह कोई पकड़ नहीं पा रहा है। क्योंकि अच्छी खासी चलती हुई सरकार के बीच बैठकर जब चुनाव आयोग को भी मैनेज किया जा सकता हो और मैसेज यहां तक हो कि जो भी फैसले निकलते हैं दिल्ली से उन फैसलों पर भी सत्ता की मोहर होती है, तभी वो फैसले निकलते हैं, तो क्या एक झटके में सब कुछ धराशायी तो नहीं हो चला है? शायद हां या शायद नहीं। जो भी कहिए, लेकिन इस राजनीति ने कई चेहरों से नकाब हटा दिए हैं और कई चेहरों को नकाब पहना दिए हैं। अब इसे जनता को उठाकर देखना है उस नकाब के पीछे है कौन, और जिनके नकाब उतरे हैं उनकी अपनी उस सियासी जमीन पर जनता को ही तय करना है। शायद महाराष्ट्र की राजनीति भारत की राजनीति के लिए नजीर साबित हो सकती है। दिशा फिलहाल वही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।